जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे मूल अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हुए हैं। ये अधिकार जो है दोस्तों, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए है और कुछ अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए है। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों कहाँ से हुआ, उसी इतिहास को सबसे पहले जानेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम लोग उसी इतिहास को समझेंगे। तो इसकी इतिहास की शुरुआत होती है, आप लोग सभी जानते होंगे कि इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कब शुरुआत होता है दोस्तों, तो आप याद रख सकते हैं कि 1215 ईस्वी में यहाँ पे जो राजा थे जॉन, तो राजा जॉन के द्वारा यहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिया गया और उस अधिकार को नाम दिया गया अधिकार पत्र, जिसको आप मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा गया। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा आप वहां पर टिक आउट कीजिएगा तो मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत की बात अगर पूछेगा तो कहां से हुआ था, तो ब्रिटेन से हुआ था, यानी इंग्लैंड से। यहाँ पर इंग्लैंड के जो राजा जॉन थे उन्होंने एक लेख के द्वारा कुछ लोगों को अधिकार पत्र के माध्यम से लोगों को अधिकार दिया और वही अधिकार से शुरुआत होती है। इसके बाद जो ब्रिटेन के और राजा होते हैं उनके द्वारा भी कुछ अधिकार दिए गए और उस अधिकार को यहाँ पर अगर देखें तो 1689 में एक लेख के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इसको लेख का नाम रखा गया दोस्तों बिल ऑफ राइट्स। यही मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है यहाँ से जो आपका, और उसको एक लेख के माध्यम से इंग्लैंड के द्वारा वहां के जो राजतंत्र है, और राजतंत्र के दौरान जितने भी राजा है कुछ न कुछ लोगों को अधिकार देते चले गए और इस तरह से अधिकार को एक सामूहिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया 1689 में। इसके बाद आपको पता होगा दोस्तों कि इसके सीधे हम लोग 100 साल बाद चलते हैं। तो अधिकार पत्र की मांग हर जगह होने लगी, यानी कि मूल अधिकार की मांग को लेकर हर जगह लोग जागरूक होने लगे थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो उस समय आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था और मूल अधिकार की मांग बढ़ रही थी, लोगों में जागरूकता आ रही थी। कहा जाता है कि जो जागरण का काल उसी दौरान होता है। पुनरुत्थान का काल औद्योगिक काल भी कर सकते हैं। और इस दौरान आप पता होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति आपको बहुत परिचित होंगे। फ्रांस की क्रांति होती है, आप लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे दोस्तों कि 1789 में फ्रांस के जो राजा होते हैं उस समय लुई 16वां को यही अधिकार पत्र का उल्लंघन करने के कारण इनको फांसी पर सजा दिया गया था। यही प्रश्न भी पूछा जाता है कि लुई 16वां जो है दोस्तों, वहां पर जो राजा थे उसको किस आधार पर फांसी पर चढ़ाया गया था, तो मूल अधिकारों का हनन के कारण ही इनको वहां पर चढ़ाया गया था। वहां के जो लोग थे वो बहुत जागरूक थे, शिक्षित थे। ऐसी स्थिति में अधिकार पत्र की यानी मूल अधिकार की मांग को लेकर के उन लोग तत्पर थे, तो उनको भी 1789 में वहां पर मूल अधिकार प्राप्त होता है। यही 1789 में विद्रोह के दौरान ही आपको पता होगा कि इनको मूल अधिकार प्राप्त होता है, कहाँ, फ्रांस के लोगों को। तो ये जो लुई 16वां इनकी फांसी दे दी जाती है इसी मूल अधिकार के मांग के कारण, क्योंकि ये जो होते हैं लुई 16वां इनके मूल अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन होते हैं, भोग विलासिता में व्यतीत कर देते हैं। जो आप पढ़ते होंगे पेरिस का शीश महल वगैरह, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी इसकी मांग को लेकर के, इसके बाद हम लोग देखें तो फ्रांस में भी इसकी मांग हो गई। और 1789 की क्रांति के बाद आपको पढ़ते होंगे स्वतंत्रता, इसके बाद बंधुत्व की भावना का विकास यहाँ से होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्दों का उत्थान यहीं से माना जाता है। और यही से देखें तो अधिकार पत्रों को इनको भी फ्रांस में दे दिया गया। अब बात हम लोग करेंगे अमेरिका का। इसी प्रकार से अमेरिका में भी आपको पता होगा कि अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। और यहाँ का संविधान कब तैयार होता है दोस्तों, तो 1787 ईस्वी में अमेरिका के संविधान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन लागू कब होता है, 1789 को लागू होता है। यहाँ पर एक ही प्रश्न कभी कभी पूछ जाता है कि अमेरिका का संविधान कब बन के तैयार हुआ, इसे कब लागू किया गया। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया था आपका संविधान और लागू होता है यहाँ पर इस दिन में।
अब बात होती है दोस्तों कि जो अमेरिका के संविधान था उसमें मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर भी बात यही उठी कि मूल अधिकार को शामिल किया जाए। तो मूल अधिकार के अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया 1791 में एक संशोधन करके यहाँ पर भी मूल अधिकार को शामिल कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों कि इतिहास जानने का मतलब यह है कि सारा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और जो हमारे देश में जो अपनाया गया है आपका मूल अधिकार, यही अमेरिका वाला यानी यूएसए वाला आपका मूल अधिकार को लिया गया है। यानी कि 1791 में यहाँ के मूल अधिकार को शामिल किया गया आपके यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यूएसए में, और वही मूल अधिकार को प्रेरित होकर के इंडिया में भी इस चीज को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है। तो यहाँ पर आप ट्यूब आउट करेंगे कि अमेरिका से यानी यूएसए से प्रेरित है, वहीं के संविधान से लिया गया है। जबकि वहां के संविधान में भी देखे दोस्तों तो मूल जो संविधान बन के तैयार हुआ था आपका ये वाला इसमें लागू होता है उस समय नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि 2 साल बाद 1791 ईस्वी में यहाँ पर अधिकार पत्रों को शामिल किया गया, यहाँ के भी मूल अधिकार को शामिल किया गया संविधान में 1791 में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत में इसको शुरुआत कैसे हुई और कैसे शामिल हुआ। ये हो गया आपको विश्व स्तर पर, अब हम लोग भारत के स्तर पर बात करेंगे। इसको मिटाते हैं। अब अगर वैश्विक स्तर पर तो हम लोग देखने के बाद हम लोग भारतीय स्तर पर देखेंगे तो भारतीय स्तर में सबसे पहला मूल अधिकार की मांग कहा जाता है दोस्तों कि 1895 ईस्वी में संवैधानिक विधेयक के समय अंग्रेजों के समक्ष मांग को रखा गया था। तो सबसे पहला मांग कब रखा गया था दोस्तों? 1895 ईस्वी में संवैधानिक बिल के समय ये बात को यानी विधेयक के समय ये बात को रखा गया था। उस समय पता होगा कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित है, उन्हीं के समक्ष बात रखा गया सबसे प्रथम बार 1895 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस का गठन होता है दोस्तों तो उसकी समझ लीजिए कि 10 साल बाद इसकी मांग को रखा गया था। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि इस दौरान भी बहुत सारे जो गतिविधियां थी आपके 1935 तक। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके बाद हम लोग संविधान बनाते हैं आपका 1946 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वही कि उसके बीच में क्या क्या घटना हुई। तो 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय लोगों ने अपने मूल अधिकार के मांग को रखा था। इसके बाद देखिए दोस्तों इसके आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा तो 1917 से 19 के दौरान उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग को रखा गया अंग्रेजों के समक्ष। यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग को रखा गया लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में अगर देखें तो आप पढ़ते होंगे 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट आती है। ये भिरियाई करके याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो होती है दोस्तों ये जो महिला होती है ये कांग्रेस के, और यहीं पर इन्होंने अपने कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से इन्होंने मूल अधिकार की मांग को रखा था। तो भी प्रश्न पूछा जाता है किसके माध्यम से? तो कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से। कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से इन्होंने बात को रखा था कब? 1925 ईस्वी में। तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी महिला थी जो सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी? तो आ जाएगा आपका एनी बेसेंट के द्वारा उठाई गई थी 1925 ईस्वी में अपने बिल कॉमनवेल्थ के माध्यम से। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 1928 ईस्वी में जो नेहरू रिपोर्ट आया था तो नेहरू रिपोर्ट में भी जो नेहरू जी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसके माध्यम से भी इन्होंने अधिकार पत्र को मांग के रखा था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आप पढ़िएगा तो 1931 के कराची अधिवेशन, और आप सुने होंगे 1927 का मद्रास अधिवेशन। तो 1927 वाला मद्रास अधिवेशन भी हो जाता है, मद्रास अधिवेशन। इसके बाद अगर बचे तो 1921 के कराची अधिवेशन। 1900 कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उस समय थे आपके पटेल जी थे।
तो सरदार पटेल के द्वारा ये यहाँ पर देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के द्वारा इन्होंने अपने मूल अधिकार के मांग को रखा। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों ये क्योनी बेसेंट के द्वारा मांग को रखा गया था मूल अधिकार को कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था मूल अधिकार के। इसके बाद जो कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपके सरदार पटेल जी जो थे इनके द्वारा भी मांग को रखा गया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1931 ईस्वी में ही गोलमेज सम्मेलन होता है और गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी महात्मा गांधी के द्वारा अधिकार पत्र यानी मूल अधिकार को मांग को रखा गया था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो गोलमेज सम्मेलन के द्वारा भी मांग रखा गया, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान इनकी बात को नहीं सुना गया और 1934 के संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इस बिल को निरस्त कर दिया गया। यानी कि 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा जो मांग रखी गई थी उस बात को आपके 1934 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन समिति के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ये बात को नहीं माना गया। और इस तरह से अगर देखें तो आपके 1935 ईस्वी में जो आता है 1935 ईस्वी के जो अधिनियम आता है दोस्तों, तो इस अधिनियम में मूल अधिकार का उल्लेख नहीं रहता है क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन में बात रखी थी उनको 1934 में ही इन्होंने निरस्त कर दिया। तो जो 35 का अधिवेशन आपका आता है तो 1935 के जो अधिनियम आता है उस अधिनियम में आपके मूल अधिकार का उल्लेख नहीं रहता है। मूल अधिकार का उल्लेख नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इससे आगे। तो 1935 में आपको बताया जाए कि आपके जो संविधान का 75% यहीं से लिया गया है 1935 का अधिनियम से। अब बात हुई कि मूल अधिकार का उल्लेख यहाँ पर नहीं है तो मूल अधिकार को भारतीय संविधान में अब कहां से शामिल किया गया। ये तो दोस्तों इसकी इतिहास होगी जहां से मांग की शुरुआत हुई थी कि सबसे पहले मांग कब हुआ दोस्तों 1895 ईस्वी में संवैधानिक विधेयक के द्वारा मांग किया गया था। दूसरी में अगर देखें दोस्तों तो कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1917 से 19 के दौरान इसकी मांग रखी गई थी। बाद में इसको और हावी रूप से जोड़ देकर के एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल में इस बात को 1925 ईस्वी में मांग को रखा। इसके बाद उन्होंने नेहरू जी अपना जो रिपोर्ट तैयार करते थे नेहरू रिपोर्ट में भी इस बिल का उल्लेख करते हैं। और साथ में अगर देखें तो मद्रास अधिवेशन और कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन को उसमें सरदार पटेल के द्वारा 1931 ईस्वी में यहाँ पर मूल अधिकार की मांग को रखा गया था। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो गोलमेज सम्मेलन जो 1931 होता है इसमें महात्मा गांधी के द्वारा आपके मूल अधिकार को बात को रखा गया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इस बात को निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते 1935 का जब अधिनियम आता है तो उस अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं रहता है। ये हो गया दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित। अब यहाँ पर 1935 तक इसका उल्लेख नहीं रहता है, लेकिन जब संसदीय समिति के द्वारा एक संविधान सभा के संसदीय समिति के द्वारा अगर बात करें दोस्तों तो संविधान बनने से पहले एक संसदीय रिपोर्ट सौंपी जा रही थी। तो संसदीय रिपोर्ट जब सौंपी जा रही थी तो 1945 ईस्वी में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ इस प्रभु के द्वारा आप जो पढ़ते होंगे तो इस प्रभु के द्वारा भी वकालत किया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाए। तो इस प्रभु जी ने इस चीज का उल्लेख करते हुए बात को कहा था 1945 ईस्वी में। अब यहाँ पर इन सब बातों को नहीं ध्यान दिया गया। जब 1946 ईस्वी में आपका संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा के द्वारा अब यहाँ पर इसको शामिल करने के लिए विशेष कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके पटेल जी थे। तो यहाँ पर 1940 में जब संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा बनने के बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पर बात को रखने के लिए कि मौलिक अधिकार को कैसे संविधान में शामिल किया जाए इसके लिए प्रोविजन करते हैं और एक कमेटी बनती है। वो कमेटी का नाम रहता है दोस्तों मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार की मांग के लिए कमेटी बनाई जाती है
जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब, तो संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार की कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था आपका सरदार पटेल जी। तो ये प्रश्न देखिएगा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार की जो कमेटी बनाई गई थी, या मूल अधिकार की कमेटी जो बनाई गई थी संसदीय सभा में, संसदीय के गठन करने समय, संसद के निर्माण करने समय, यानी संसद बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संविधान, यानी संसद के द्वारा जब संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष जो थे मूल अधिकार के कमेटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो सरदार पटेल के द्वारा यहाँ पर गठित की गई थी। इसके अलावा इस समिति के गठित किया गया दोस्तों, एक उप समिति भी गठित की गई थी और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जेबी कृपलानी जी थे। इसको थोड़ा सा समझिएगा, दोनों प्रश्न पूछा जाता है, दोनों प्रश्न यहाँ पर फंसाता है। यहाँ पर पूछेगा जब संविधान सभा की गठन हुई थी तो संविधान सभा के द्वारा जो मूल अधिकार से संबंधित समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सरदार पटेल करेंगे। लेकिन उस मूल अधिकार से संबंधित एक उप समिति भी बनाई गई थी और उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे जेबी कृपलानी जी। इस तरह से दोनों के नाम भी दिया है। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे मूल अधिकार के? तो जेबी कृपलानी। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि समिति के, तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। तो उप समिति में जेबी कृपलानी और यहाँ पर समिति, मुख्य समिति में आपके पटेल जी आते हैं। अब इन्हीं के द्वारा बात को रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों तो 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। यहीं से मूल अधिकार की शुरुआत करते हैं। तो आपको अब बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे कैसे शुरुआत होती है। अब भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया। 12 से 35 तक तो उल्लेख किया गया दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर जितना भी बुक उठाकर पढ़िएगा तो आपको जो आर्टिकल 12 अगर 12 देखते होंगे दोस्तों और इसके बाद आर्टिकल 13, दो चीजें जो होती है ये यहाँ पर अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसी को पहले हम क्लियर करेंगे। आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है दोस्तों। किसकी परिभाषा दिया गया है? तो राज्यों की परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 12 में कहा गया है परिभाषा, और परिभाषा भी किसका दिया गया है दोस्तों? तो थोड़ा समझिएगा, राज्य का। जो आप राज्य की परिभाषा, जो राज्य विधानमंडल पढ़ते होंगे आर्टिकल 152 में, तो आर्टिकल 152 के दौरान जो आप राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं वही परिभाषा को उल्लेख यहाँ पर आपके अनुच्छेद 12 में कहा गया है। तो राज्य को परिभाषित करते हुए इस चीजों में 4 चीजों को शामिल किया गया है। वो 4 चीजें क्या है दोस्तों? तो राज्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पर राज्य का उल्लेख सिर्फ राज्य नहीं है, थोड़ा समझिएगा। इसमें कहा गया कि भारत सरकार एवं संसद, ये राज्य के परिभाषा में उल्लेख किया गया है। दूसरे पॉइंट में कहा गया दोस्तों कि राज्य सरकार एवं विधानमंडल। इसके बाद तीसरे पॉइंट में कहा गया दोस्तों कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, इसके बाद कहा गया दोस्तों अन्य प्राधिकरण। तो राज्य के अंतर्गत इन सारी चीजों को शामिल किया गया। राज्य की परिभाषा का मतलब सिर्फ आपके जो एमपी हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राज्य नहीं होता है। राज्य की परिभाषा यहाँ पूरे देश से है, स्थानीय निकाय से है, वो सारे प्राधिकरण से है, जो छोटे छोटे प्राधिकरण का गठन किया गया है। तब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों राज्य की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 12 में, जिसमें कहा गया है राज्य के अंतर्गत उल्लेख किया गया है भारत सरकार एवं संसद दोनों आएंगे। इसके बाद कहा गया दोस्तों कि राज्य सरकार, यानी हर राज्य के जो राज्य सरकार होंगी वो भी आएंगे, प्लस में पूरे विधानमंडल को भी राज्य सरकार के अंतर्गत ही रखा गया है।
इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो आपका जो राज्य के परिभाषा में स्थानीय प्राधिकरण आते हैं। स्थानीय प्राधिकरण आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे कि जो पंचायती जो निकाय हो गया, नगरीय निकाय हो गया, तो ये जो पंचायत बोर्ड, नगरीय बोर्ड जो हो गए, ये सभी आपके स्थानीय प्राधिकरण के आएंगे। अन्य प्राधिकरण में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अन्य प्राधिकरण में वैसे जाते हैं दोस्तों जैसे आपके यूनिवर्सिटी हो गए, विश्वविद्यालय का हो गया। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, जो बड़े बड़े संगठन हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोग कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम शोध कारखाना है, इसके बाद ISO यानी सांख्यिकी संगठन जो पढ़ते हैं, ये सब चीज अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन चीजों का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 13 में क्या चीजों का जिक्र है दोस्तों, ये बड़ा अनुच्छेद विवादित रहता है। अब अनुच्छेद थोड़ा 13 को समझिए। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकार की असंगत विधियां, यानी कि इसको कह सकते हैं मौलिक अधिकार के असंगत विधियां में, मतलब दोस्तों मौलिक अधिकार को हनन करने वाली विधियों को असंगत विधियां घोषित करना आते हैं। यहाँ पर एक चीज कहा गया है, अनुच्छेद 13 कहा गया दोस्तों कि मौलिक अधिकार की असंगत विधियां, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई भी कानून अगर बनाते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं तो मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है इसका आपको अनुच्छेद 13 को। थोड़ी समझिएगा इसको कैसे कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि कोई भी आप सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या यहाँ पर संसद कहिए या विधानमंडल कहिए या विधानसभा कहिए, यहाँ पर जो लोग कानून बनाएंगे या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा, या अन्य किसी संस्था के द्वारा आपके अध्यादेश या कोई कानून अगर बनाया जाता है, कोई नियम ऐसा बनाया जाता है जो आपके मूल अधिकार को अगर हनन करता है, आपके मूल अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है, तो उसे आप मौलिक अधिकार के हनन और उसे सीमित करने के जुर्म में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। और वैसे कानून को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां पर निरस्त कर सकती है, उसको अपदस्थ कर सकती है, यानी कि निरस्त कर सकती है वैसे कानून को जो आपके संसद के द्वारा बनाए गए हो, या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हो, या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया हो, या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया हो, या अन्य कोई संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के कानून बनाए गए हों जो आपके मूल अधिकार को हनन करे, वैसे सारे कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। ये इस अनुच्छेद आपके 13 में कहा गया है। यानी मौलिक अधिकार की असंगत विधियां, यानी जो मौलिक अधिकार के संगत नहीं है विधियां, वो सारी चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहा गया है। तो अब आपको क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीजों का प्रश्न आता है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में ये भी प्रावधान किया है आच्छादन का। आच्छादन का मतलब होता है दोस्तों कि वैसे कानून, जब मान लीजिए कि आपका संविधान 1950 में लागू होता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ कानून थे जिसके आधार पर आपका देश चलता था। क्योंकि आप पता होगा कि 1947 में आप आजादी होती है, तो 47 से 50 3 साल का कार्यकाल रहा है। और 3 साल के कार्यकाल के दौरान क्या व्यवस्थाएं थी ऐसी चल रही थी, तो वहां पर विशेष कुछ प्रावधान किए गए थे जिसके अनुसार से व्यवस्था चलती थी। तो उस व्यवस्था के दौरान यह प्रावधान किया गया कि उस समय जो भी कानून बने हैं, यानी संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून लागू हुए हैं वो सारे कानून मान्य होंगे। लेकिन यहाँ पर मूल अधिकार जब से लागू हुआ है तो मूल अधिकार के क्षेत्र में वैसे कानून शांत रहेंगे, यानी कि मूल अधिकार को वहां पर खत्म करने वाले, उसको कम करने वाला, हनन करने वाले सारे कानून शांत पड़ जाएंगे, लेकिन उस कानून का दूसरे जगह उपयोग कर सकते हैं। यानी क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आच्छादन कहा जाता है दोस्तों। ये बातें हैं कि जो कानून पहले बनाए गए संविधान लागू होने से पहले, मान 1932 का अधिनियम है, इसके बाद 1919 का आता है, 1900 से पहले जितने भी अधिनियम है या जो भी कानून बने आपके 1947 से पहले, तो सारे जो कानून अधिनियम को सरकार मानेगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार जब से लागू होता है तो वैसे अधिकार मौलिक अधिकार के सामने शांत पड़ जाएगा और बाकी के समय उसका उपयोग किया जा सकता है। इन सब चीजों का उल्लेख आपके अनुच्छेद 13 में ही किया गया है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत इस चीजों को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित सारे असंगत विधियां को निरस्त करने का अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया गया है। इसी के चलते जो आपकी रिट जारी करती है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो आप अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, तो 5 प्रकार के रिट जारी करती है और इसी प्रकार से हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है।
तो उन सब चीजों को यहीं पर प्रावधान किया गया है। इसी चलते अनुच्छेद 13 में बार बार देखते हैं विवादित रहता है, बोलता है कि अनुच्छेद 13 के प्रावधान करता है कि आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो ऐसे कानून को आप निरस्त कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह आती है दोस्तों कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या हनन करने वाले सारे कानून असंगत हो सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं केशवानंद भारतीय मामलावाद 1973। तो केशवानंद भारतीय मामलेवाद में कहा गया दोस्तों कि वैसे सारे कानून जो आपके मौलिक अधिकार को हनन करते हैं, भले वो संविधान संशोधन से ही क्यों ना हो, तो संविधान संशोधन के द्वारा कोई भी चीजों को परिवर्तन किया जा सकता है। आप सामान्य कानून बनाएंगे तो आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो आप कानून को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के निरस्त करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारतीय मामलेवाद में यह भी बात कर दिया कि आप संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित कर रहे हैं और मौलिक अधिकार के मूल ढांचा जो है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है आपके संविधान संशोधन से, तो संविधान संशोधन भी निरस्त मानेंगे हम। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप मौलिक अधिकार को किसी प्रकार से रोक थोक या किसी प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो इसका मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें आप जोड़िए या कुछ चीजों को उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे किसी चीज को हटा देना ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं। इसके मूल ढांचा में बिल्कुल परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। 1973 से पहले केशवानंद भारतीय मामलेवाद से पहले यह दिया गया था दोस्तों कि मौलिक अधिकार से संबंधित परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन केशवानंद बाद के बाद कहा गया कि संविधान में संशोधन आप कीजिए, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का आप हनन कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में आपका संशोधन भी हम निरस्त मानेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा। अनुच्छेद 13 चीजें हैं, यही सब सारी चीजों का प्रावधान है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि भारतीय संविधान के द्वारा आपके 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में जो आप पढ़ेंगे वो मात्र 6 प्रकार के मूल अधिकार। अब 6 प्रकार के मूल अधिकार है, इसमें से हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो 7 था, तो एक कौन सा अधिकार है जो आपका नीचे आ गया यानी कि हट गया। आप हम लोग पढ़ते होंगे दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 31 में उल्लेख था। तो संपत्ति के जो अधिकार है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसको आपके 44वें संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? तो 1978 में होता है, जब मोरारजी देसाई के शासन काल आते हैं इंदिरा गांधी का अवसर होने के बाद, यानी इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है 1977 में आपातकाल के बाद। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है और 1944वें संविधान संशोधन की प्रावधान करती है 1978 में। अब जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर संशोधन करते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल आपके मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद इसको आर्टिकल 301 के तहत इसको वैधानिक अधिकार दिया गया, वैधानिक अधिकार दिया गया। अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, 301 सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 301 के तहत इसको वैधानिक अधिकार दिया गया, संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकार नहीं रह गया। ऐसा क्यों करना पड़ा कि इसको यहाँ से मूल अधिकार से हटाया गया? तो आपको संपत्ति जो था दोस्तों मूल अधिकार में आता था। वैसी स्थिति में सरकार को कंस्ट्रक्शन करने में बड़ा परेशानी होती थी। मान लीजिए कहीं पर कोयला माइनिंग का काम करना है, कहीं पर रोड बनाना है, कहीं पर पुल बनाना है, तो वैसी स्थिति में आप किसी के संपत्ति जमीन को हड़प रहे हैं, ले रहे हैं पैसे पर, तो वहां पर आदमी होता है कि नहीं आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैसा दीजिए, हमें जमीन नहीं देंगे, इस क्षेत्र को नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था और मौलिक अधिकार का हनन होने के चलते कंस्ट्रक्शन जो होती है यानी विकास के काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो सरकार ने एक समाधान निकाला कि क्यों न संपत्ति को अधिकार को वैधानिक कानून के अधिकार दिया जाए। तो इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, क्योंकि मूल अधिकार में आता था तो वहां पर उसकी जीत हो जाती थी और जीत होने की वजह से लोगों को यहाँ पर फायदा तो होता था, लेकिन सरकार को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होती थी और विकास के काम में बाधा होती थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। इसी चलते संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार दिया गया, यानी कि संपत्ति अभी भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कानून के शरण में जाना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसी के माध्यम से आप संपत्ति को अपराजित कर सकते हैं। यानी कि अब आपके मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार में इसको नहीं रख गया है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब 6 जो मूल अधिकार हैं, तो इसमें पहला आता है आपका समानता का अधिकार। समानता इसको बोल सकते हैं समता।
समता का अधिकार जो आप 14 से 18 तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको आएगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे अधिकार को हम लोग बारी बारी से अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो अपलोड करने में बहुत समस्या होती है। तो वीडियो को आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।